नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं 7 बजे की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना महामारी से हालात एक बार फिर बेकाबू होते दिख रहे हैं। कोरोना ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली है। देश में करीब 110 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 39,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 39,726 नए कोरोना केस आए हैं और 154 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 20,654 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, आपसे समझना चाहेंगे कि बड़ी बात यह है कि एक दिन में 39,000 नए मरीज, ठीक होने वाले आधे यानी 20,000। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना कैसे फिर से पैर पसार रहा है। केंद्र सरकार की ओर से क्या तैयारियां हैं इस बढ़ती हुई आफत को देखते हुए? ये बात आप सही कह रहे हैं कि पिछले साल अगर आप देखें तो यही होली का समय था जब कोरोना ने बहुत तेजी से पैर पसारे थे। उसके बाद जिस तरीके से देश ने इसके खिलाफ लड़ाई में कई कदम उठाए, एक वक्त ऐसा भी लगा था कि काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। लेकिन अब जब एक बार फिर होली की दस्तक है तो आप ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी से चिंतित होकर के केंद्र सरकार ने एक सभी राज्यों से ये अपील करी है कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए। जो नीति पहले अपनाई गई थी उसी नीति पर फिर से और जोर से काम किया जाए। नीति क्या है? टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, यानी कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए। जो रोजाना टेस्टिंग होती है राज्यों में, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट, इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो जिनमें लक्षण पाए गए हैं, और साथ ही उन लोगों को पहचान की जाए जो संपर्क में आए हैं, और फिर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो ये जो टेस्ट ट्रैक नीति, जिस पर सरकार के मुताबिक काफी हद तक इससे सफलता मिली थी, तो यही नीति अब राज्यों से अपील की गई है कि वो इस नीति पर पुरजोर काम करें। प्रशासनिक स्तर पे इसमें काफी जोर शोर से इसमें काम किया जाए। लेकिन अगर आप अभी की स्थिति देखें तो दिल्ली में कोशिश ये की जा रही है कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाए। यही वजह है कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि 22 मार्च से दिल्ली के सभी सेंटर पे जहां पे वैक्सीन दी जाती है वहां पे समय को बढ़ा करके रात 9 बजे तक के लिए ये परमिशन दे दिया गया है। यानी कि रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन हो पाएगा। इसके लिए जरूरी मैन पावर को भी लगा दिया जाएगा। लेकिन पंजाब में अगर आप रुख करें तो पंजाब में 9 राज्यों में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था तो उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। पंजाब के जो 9 जिले हैं, माफ कीजिएगा, पंजाब के जो 9 जिले हैं जहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगाया था, वहां पर समय सीमा को अब बढ़ा करके रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल समीर, एक और सवाल मेरा आपसे ये बन रहा था कि 17 मार्च तक 1,87,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, यानी एक दिन में 11 लाख लोग। इस तरह से तो पूरे देश को अगर वैक्सीन देनी होगी तो 10 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। राज्यों का कहना है कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाए, हर उम्र के लोगों को वैक्सीन देने पर फैसला हो। क्या वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार कोई फैसला ले सकती है अभी हाल में? वाजिब सवाल आपका, क्योंकि वैक्सीनेशन को एक बड़े हथियार के तौर पे देखा जा रहा है कि जितना वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ेगा उसका लाभ मिलेगा इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने पीएमओ को जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मंजूरी दे दी जाए। यानी कि अभी तक जो एक नियम है कि 45 साल से उम्र से ज्यादा जो लोग हैं उनको अपने साथ किसी गंभीर बीमारी का एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। तो ये जो सर्टिफिकेट वाला जो नियम है इसको हटा दिया जाएगा और 45 साल से सभी ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की छूट दी जा सकती है। इस पर पीएमओ बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है क्योंकि इसको प्रेजेंटेशन में शामिल किया गया था। माना यह जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला लेकर के अगले 1 या 2 दिन में इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए यह भी है कि कई राज्य अपने अपने राज्यों में मतलब राज्य सरकार ये नियम ला सकती है कि वैक्सीनेशन का जो टाइमिंग है उसको बढ़ा करके रात 9 बजे तक कर दिया जाए। और इसी के साथ जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर भी इस बात का जबरदस्त दबाव रहेगा कि वो वैक्सीन प्रोडक्शन को इस तरीके से लेकर के जाए कि किसी भी राज्य में कमी ना हो, बल्कि जो जोर है उसमें ये सफलता हासिल की जा सके। जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर को विस्तार से बताने के लिए। वहीं मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार से मुंबई के मॉल में एंट्री से पहले कोरोना का एंटीजन टेस्ट कराना होगा। कोरोना टेस्ट का खर्च मॉल या विजिटर को देना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा।
सुबोध, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, इस तरह से ये जो नया फैसला अभी बीएमसी ने लिया है कि अगर किसी मॉल में आप एंट्री करते हैं तो वहां पर आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा, तो ये जो टेस्ट का खर्च है ये कौन उठाएगा? क्या विजिटर उठाएगा या फिर मॉल को उठाना पड़ेगा? दूसरी बड़ी बात कि जब कोई मॉल में जा रहा है तो क्या वो पुरानी अपनी जो रिपोर्ट है वो लेकर जाता है तो वो भी मान्य हो जाएगी या फिर तत्काल प्रभाव से वहां पर जांच करानी होगी? क्या है पूरी खबर, ये बताइए। दीपक, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2 से 3 दिन से हम लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि जो कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो जो है वो कम नहीं हो रही है, अचानक वो बहुत तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह से ही बीएमसी ने कल देर रात ये फैसला लिया है कि जो भी भीड़ वाले इलाके हैं, खासतौर से जो मॉल होते हैं या फिर सिनेमा हॉल है, इस तरह की जहां पर भी जगह है, वहां पर अगर कोई भी विजिटर अगर जाता है तो उसको सबसे पहले मॉल के बाहर या सिनेमा हॉल जो है, सिंगल सिनेमा हॉल है, उन सबके बाहर उसको अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। ये टेस्ट खास तौर से मैं आपको बता दूं, ये वो एंटीजन टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट 15 मिनट के अंदर आ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से ही कोई 48 घंटे के पहले की कोई भी रिपोर्ट मौजूद है, अगर आपके टेस्ट की जो निगेटिव है, तो भी आप अगर वो दिखा करके अंदर एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मुंबई के नजदीक भाईंदर के एक मॉल जो है, मैक्सिस मॉल है, वहां पर मैं खड़ा हूं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी लोग जो यहाँ की सिक्योरिटी वाले हैं वो भी तैनात है कि अगर यहाँ पर कोई भी आ रहा है उसका वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, बाकायदा उसका टेम्परेचर जो है वो भी वो लोग नाप रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगले मंडे से, जो आने वाला मंडे है, उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी करी जा रही है कि जैसे यहाँ पर टेस्ट तो यहाँ पर टेस्ट भी कराए जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा बीएमसी ने एक और निर्णय भी ले रही है कि जो भी मुंबई के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर भी टेस्टिंग की सुविधा रखेगी ताकि बाहरी कोई लोग आते हैं तो उनके भी टेस्ट कराया जाए। मेन कोशिश यही है बीएमसी की कि इसको कंट्रोल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। बिल्कुल सुबोध, की कोशिश है बीएमसी की नियंत्रित किया जा सके, लेकिन जिस तरह से मॉल इजी टारगेट हैं, जिस तरह से बसेस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, ट्रेनों में भीड़ नज़र आ रही है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज के एग्जाम को भी टाल दिया गया है। पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। पंजाब में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2369 नए मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भी लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं लुधियाना की, जहां सड़कों पर निकलने वाले ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। शायद इनको लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है, इसलिए ये लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोगों की लापरवाही और राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लुधियाना जिले में अनिश्चितकालीन नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लुधियाना में हर दिन करीब 4000 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 5 से 6% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ लुधियाना में स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। परंतु भी बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए रात के समय 9 बजे से 9 PM से सुबह के 5 AM तक डेली कर्फ्यू जो है इम्पोज किया गया। रात के कर्फ्यू का यही है, या अननेसेसरली सोशलाइज करने के लिए कई बार लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि देखने में आया है कि कुछ फंक्शंस के बाद या इकट्ठे होने के बाद उन क्लोज्ड स्पेसिस से बड़ी संख्या में केस हमारे आए हैं। स्कूल्स हमने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और हर दिन लाखों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग साइड इफेक्ट के डर से वैक्सीन का डोज नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों की चिंता को दूर किया है इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह।
देखिए, कई सारे लोग जो है जिनको डर है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उस डर की वजह से वैक्सीन का डोज नहीं ले रहे हैं। तो उसकी जो चिंता है इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा दूर की गई है। आईआरडीए ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को लेकर जो भी इलाज किया जाएगा वो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसके कवरेज के दायरे में आएगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो कंफ्यूजन था वो पूरी तरह से दूर हो गया है। तो इससे माना यह जा रहा है कि बहुत से लोग जो अभी वैक्सीन की डोज नहीं ले रहे थे वो आगे बढ़कर आएंगे और वैक्सीन का डोज लेंगे, क्योंकि अगर कोई साइड इफेक्ट हो भी जाता है, तो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना भी पड़ता है या कोई और इलाज कराना पड़ता है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज में वो पूरा किया जा सकता है। हालांकि इसमें साथ साथ आईआरडी ने यह भी कहा है कि जो पॉलिसी की शर्तें हैं वो लागू रहेगी, लेकिन जो इलाज है वैक्सीन के साइड इफेक्ट का वो जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा पूरा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन वजह मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। आज दिल्ली में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार अनिल देशमुख के कामकाज से नाराज हैं। उन्होंने अनिल देशमुख का रिपोर्ट कार्ड भी देखा। शरद पवार से मुलाकात के बाद अनिल देशमुख ने मीडिया से बातचीत में माना कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी। माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है, उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच घमासान चरम पर है। इस बीच खबर आई है कि बीजेपी बंगाल में 21 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में घोषणा पत्र जारी करेंगे। माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने की बात कही जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी महिलाओं के लिए 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण, 4 लाख मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना और 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा कर सकती है। यूपी की योगी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यूपी अब निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। सरकार ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई की है। राज्य में बिजली सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। वहीं सीएम योगी ने राज्य में 3 नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की भी जानकारी दी। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी, हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि वो व्हाट्सएप को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने से रोके। सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप की नई नीति की वजह से नागरिकों के डेटा का मिसयूज का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। कोर्ट में आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने एफिडेविट पेश किया, जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया है कि व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोका जाए। आपको बता दें कि 2 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। बात करते हैं शेयर बाजार की। 5 दिन की लगातार बिकवाली आज रुक गई। आज सेंसेक्स करीब 650 पॉइंट भागा। निफ्टी में भी करीब 186 अंकों की तेजी रही, मगर दिलचस्प बात यह है कि निफ्टी निचले स्तरों से करीब 400 पॉइंट चढ़ा। अच्छी बात यह भी है कि आज की तेजी में शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा हाथ नहीं था, यानी यह तेजी पूरी तरह से नई खरीद के बूते आई है।
अब आपको एक ऐसी जगह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आपका भी जाने का मन करेगा। एयरपोर्ट बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, चमक धमक और एसी लाउंज सब कुछ हमेशा चमकता रहता है। सोचिए अगर एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन भी हो जाए। ऐसा मुमकिन हो गया है। देश में एक ऐसा शहर है जहां पर एयरपोर्ट की तरह सेंट्रलाइज्ड रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तस्वीरें देखकर आप कहेंगे कि यह एयरपोर्ट है। जवाब है नहीं, यह एयरपोर्ट नहीं, रेलवे स्टेशन है। यह देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल है, जहां पर एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं, जहां एयरपोर्ट की तरह आरामदायक लाउंज है, यात्रियों के लिए बेहतरीन सीटों वाले वेटिंग हॉल हैं। यह है बेंगलुरु का सर विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन। यह देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है। यह देश का अब तक का सबसे आधुनिक और स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है। बेंगलुरु के इस रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा ठीक बेंगलुरु एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले सामने की 900 मीटर स्क्वायर फीट की लॉबी है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है। पूरे स्टेशन के ऊपर 4200 स्क्वायर मीटर की कैनोपी लगाई गई है, जैसे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लगी है। प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट की सुविधा मौजूद है। इस रेलवे स्टेशन पर कुल 7 प्लेटफॉर्म हैं, जिनकी चौड़ाई 15 फीट और लंबाई 600 मीटर है। सातों प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से जोड़ने के लिए 7.5 फीट चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया गया है। प्लेटफॉर्म के दोनों ओर 2 अंडरग्राउंड सबवे का भी निर्माण किया गया है। इस एयरपोर्ट टाइप प्लेटफॉर्म पर कभी आप गाड़ी पकड़ने के लिए वेटिंग लाउंज में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल एयरपोर्ट वाला एहसास होगा। इस स्टेशन का नाम भारत के आदि सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस रेलवे स्टेशन को बनाने की मंजूरी 2015-2016 में मिली थी। अब 2021 में 314 करोड़ रुपए की लागत से यह स्टेशन बनकर तैयार है। पूरी तरह से बनकर तैयार इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना बाकी है। अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। न्यूज 360 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।